बिहार की बाजी तो बीजेपी ने मार ली और उसके हाथ में आ चुकी है, लेकिन अब सवाल बंगाल का है, क्योंकि 2014 से 2020 तक बंगाल में बीजेपी लगातार मजबूत हुई है और अब बीजेपी दावा कर रही है कि वो 2021 के चुनाव में ममता दीदी से सत्ता छीन लेगी। लेकिन इसी बीच ओवैसी ने बंगाल में चुनाव की एंट्री का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यहां का सियासी समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। और सवाल यह है कि आखिर ओवैसी से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, क्योंकि कांग्रेस लगातार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है। तो उधर बीजेपी कह रही है कि ओवैसी तो जिन्ना के अवतार हैं, लेकिन यह भी सच है कि बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने बिहार के चुनाव का गणित बदल दिया। इसी बीच ओवैसी ने ममता बनर्जी को गठबंधन का ऑफर दे दिया है और कहा है कि आइए हम साथ मिलकर बीजेपी को बंगाल में हराते हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी मुसलमान वोट एक मुश्त लेते हैं और कांग्रेस को सीमांचल में इसी का नुकसान हुआ, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस के पीछे लामबंद नहीं हो पाए। तो आज आर पार में किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी फैक्टर के ऊपर बड़ी बहस। मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे। ইলেকশনের আগে অনেক রাজনৈতিক দল আসবে, ব্যাংকে আবার টাকাও জমা দিয়ে দেবে ভোটের জন্য, তার জন্য টাকা দেবেন কিন্তু ভোট দেবেন না, দাঙ্গা লাগাবার কথা বলবে। आखिर ममता बनर्जी का इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ लेफ्ट के साथ कांग्रेस के जाने की चर्चा। और इन सब के बीच बिहार में 5 सीटों पर मिली जीत से उत्साहित ओवैसी ने अब बंगाल में तैयारी शुरू कर दी। हालांकि ममता दीदी को चौंकाते हुए ओवैसी ने टीएमसी के साथ मिलकर बंगाल का चुनाव लड़ने का ऑफर भी दे दिया है। बिहार के चुनाव में आरोप लगा कि ओवैसी की पार्टी ने वहां के सीमांचल इलाके में बीजेपी की बी टीम के तौर पर मोर्चा संभाला था, जिसका नुकसान कांग्रेस और आरजेडी को उठाना पड़ा। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी खुद ओवैसी और उनकी सियासत को कोसने में लगी है, उन्हें जिन्ना जैसा बता रही है। Party which says give us 15 minutes and we will show Hindus their place. He speaks the language of rabid Islamism and separatism and extremism, which Muhammad Ali Jinnah was also speaking. अब जरा ममता बनर्जी की असली चिंता समझिए। बिहार के सीमांचल की 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीती। इस इलाके में मुस्लिम वोट निर्णायक होता है। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। इनमें से ज्यादातर सीटें अभी टीएमसी के पास है। बंगाल में एक तरफ बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष हर महीने बंगाल का दौरा करने वाले हैं और इसी बीच ओवैसी भी मिशन बंगाल में जुट गए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ओवैसी की एंट्री से किसका नफा नुकसान होगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी। और अब बंगाल में ओवैसी फैक्टर का विश्लेषण सुनिए। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता है जो चुनाव को डिसाइड करता है। बंगाल की 294 में से 130 सीटों पर 27% मुस्लिम आबादी है, जो बड़ा फैक्टर है किसी भी चुनाव के अंदर। 2019 के चुनाव में टीएमसी को 130 में से 98 सीटों पर यानी 98 सीट्स पर लीड यानी बढ़त मिली थी, यानी विजय मिली थी। जो मैं लोकसभा चुनाव से विधानसभा का आंकड़ा निकालता हूं तो वही बड़ा फैक्टर है। इसलिए मुसलमान बहुत बड़ी धुर्री है बंगाल के अंदर। बिना मुसलमान के ऐसा माना जाता है कि कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए ओवैसी फैक्टर वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को मुस्लिम मतदाता की बड़ी दरकार है बंगाल के अंदर, क्योंकि बिहार के सीमांचल में भी एग्जैक्टली यही स्थिति थी, जहां पर कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि मुसलमान उन्हीं के पीछे लामबंद हो जाएगा, उनके और आरजेडी के गठबंधन के पीछे लामबंद हो जाएगा। लेकिन वहां पर ओवैसी फैक्टर की वजह से उनको वोट नहीं पड़ा। लेकिन
बदस्तूर ये दिल्ली हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो या फिर कोई और इलाका हो या यूपी हो, वहां पर ये समीकरण नहीं रहते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। ओवैसी ने ममता बनर्जी को साथ आने का ऑफर दिया, कहा कि गठबंधन करते हैं और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराते हैं। ये खुला ऑफर है ओवैसी का ममता बनर्जी को। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत भरी स्थिति हो जाएगी। बंगाल के अंदर सत्ता या विरोध दोनों स्थिति में टीएमसी का वोट शेयर पर असर होगा। यानी कुल मिलाकर अगर साथ आए तब भी सीटें कम होगी, अगर विरोध किया तब भी सीटें नेचुरली कम होगी। साथ आए तो ममता बनर्जी की सीटें कम होगी, और अगर ये साथ आ जाते हैं तो बीजेपी का बंगाल में कोई चांस नहीं बनता है। यानी बीजेपी का चांस बेहद कम हो जाता है। अगर ओवैसी और ममता बनर्जी साथ आ जाते हैं तो फिर मुसलमान वोट एक मुश्त जाएगा, और जो बचा हुआ वोट होगा वो कांग्रेस और लेफ्ट अगर गठबंधन करते तो उनके पास चला जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। मेरे साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अपने सवालों में काफी घिरी हुई है, बंगाल पर कितना सवाल का जवाब दे पाएंगे वो देखेंगे। तौसीफ खान है टीएमसी के समर्थक, मेरे साथ प्रोफेसर रागी है, और मेरे साथ इस चर्चा में असीम वकार जुड़ेंगे, प्रवक्ता AIMIM के, उनका भी अभिनंदन है। तौसीफ, पहला सवाल आपसे बिना लाग लपेट के, ओवैसी का खुला ऑफर है ममता बनर्जी के, अगर वो साथ आ जाते हैं तो फिर बीजेपी का चांस बड़ा कमजोर हो जाता है बंगाल के अंदर। क्या कहना चाहते हैं? ये तो बड़ा ऑफर दिया ओवैसी ने। अब देखिए, ये तो पार्टी के जो सीनियर नेता है वो उनका डिसीजन है कि वो क्या अरेंजमेंट करते हैं, आने वाले 2021 इलेक्शन को किस स्ट्रैटेजी के साथ लड़ना चाहते हैं। और जो लोग बीजेपी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, जो नेता बीजेपी के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, तो उन्हें तो एक मंच में आना ही चाहिए। और इसके लिए अगर कोई पहल करता है तो उसके बाद में डिसीजन तो जो समझदार जो सीनियर लीडर हैं वो तो लेंगे ही। लेकिन ये मान लेना कि जो रिज़ल्ट बिहार में हुए हैं वही रिजल्ट बंगाल में होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं मान रहा, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं मान रहा कि जो बिहार में हुआ है वो बंगाल में होगा। हर राज्य की पटकथा, पॉलिटिकल पटकथा अलग होती है। लेकिन ये बिल्कुल बात स्पष्ट है कि अगर ओवैसी ममता बनर्जी के साथ आते हैं तो मुसलमान वोट एक मुश्त जाता है, और अगर वो मुसलमान वोट 30% में से 25% भी आपको एक मुश्त मिलता है, जिसकी और उस वजह से आपको एक बड़ी लीड मिल सकती है। मैं सीधा रुक करता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये खुला ऑफर है, ओवैसी किसकी बी टीम है, किसकी ए टीम है, वो बहुत बारी बहस हो चुकी है। लेकिन ये खुला ऑफर है, ओवैसी ममता के अगर साथ आएंगे तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? आपके चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे फिर बंगाल के अंदर। यानी खत्म तो पॉलिटिक्स में नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुश्किल बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मुसलमान वोट अगर एक पुष्ट पड़ेगा तो फिर ममता की लीड बड़ी होगी। अमीर जी, इस देश में एक समस्या ये हो गई है कि उत्तर से दक्षिण तक आप सभी राज्यों में देख लें, मुस्लिमों को वोट बैंक समझा गया है, और मुस्लिम वोट बैंक के इतने बड़े बड़े अलंबरदार खड़े हो गए हैं। जैसे आजकल जाड़े के दिन चल रहे हैं ना, तो हर कंपनी दावा करती है हमारा च्यवनप्राशी सबसे असली है और सबसे बेहतरीन है। तो सभी दावा करने में लगे हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, या बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की राजद हो, या कांग्रेस हो, या टीएमसी हो, या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो, MIM की पार्टी हो, सब के अंदर की हमारा च्यवनप्राश सबसे असली। मतलब एक जवाबी कव्वाली चल रही है मुस्लिम वोटों के लिए। अब जवाबी कव्वाली में जिसका सुर ऊंचा हो जाता है, बाकी लोग घबरा जाते हैं, सारी महफिल तो मजमा तो यही लूट ले जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि तौफीक साहब जो थे अभी कैसा बैलेंस सा उत्तर दिए, वो साफ साफ नहीं बोल पाए। समझदारी भी है, आपका तंज में समझ सकता हूं, लेकिन ये पॉलिटिकल समझदारी भी तो है। तौसीफ साहब कह रहे हैं कि पार्टी की हायर लीडरशिप तय कर लेगी, और अगर बीजेपी का वो विरोध कर रहे हैं तो हमें उन्हें साथ आना चाहिए। उनका अगर फायदा होगा तो उनको क्या दिक्कत है ओवैसी साथ में आए? नहीं, आमिर जी, इसमें समझदारी नहीं है, दिल का मामला है, दिल से दिल मिले हुए हैं। जैसे मुझे वो पंक्ति याद आती है ना कि दिल में है इकरार की हालत, होठों पर इनकार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। तो अब ये हाँ भी नहीं कह पा रहे हैं,
और दिल में दिल हाँ ही कहना चाह रहे हैं, तो वो इनकी बात समझी जा सकती है। उसका कारण सिर्फ यह है कि जिस प्रकार की विघटनकारी घनघोर सांप्रदायिक राजनीति स्वतंत्रता के बाद, खासकर 1970 के दशक के बाद कांग्रेस ने पल्लवित और पोषित की है, आज जिन्ना जैसे कई लोग आकर खड़े हो गए हैं और उस विचारधारा में भी जवाबी कव्वाली चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी उसी विचारधारा के एक नए अवतार हैं, एक नए प्लेयर हैं जो नया गेम चेंज कर रहा है। वो किसी का खेल नहीं बिगाड़ रहे हैं, वो भारत का खेल बिगाड़ रहे हैं और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों का खेल बढ़ा रहे हैं। बट एक तौसीफ, क्विक रिएक्शन, 30 सेकेंड क्विक रिएक्शन सुधांशु त्रिवेदी। बड़ी खबर आ रही है बंगाल कैबिनेट में विद्रोह की, बड़ी खबर आ रही है, क्विकली तौसीफ। देखिए, दिल में इकरार और जुबा पे इनकार, ये जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो लाइन बोला, ये उन पे ही फिट होता है कि ये सब प्रश्न उनके सामने खड़ा होता है कि क्या बी टीम है ओवैसी जी बीजेपी की। तो शायद इसका वो जवाब उन्होंने इसी लाइन से दिया है कि दिल में इनकार और ज़बां पे दिल में इकरार और ज़बां पे इनकार, शायद वो ये उन पे ही फिट होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल प्रेजेंस और पॉलिटिकल बिहेवियर बंगाल की जनता का, तो वो धर्म के बिना पे, कम्युनल बेसिस पे यहाँ पे वोटिंग नहीं होता है। यहाँ पे पार्टी के काम को देख करके वोटिंग होता है। यहाँ पे नेता के पब्लिक के प्रति प्यार को लेकर के, पब्लिक के प्रति अवेलेबिलिटी को लेकर के वोटिंग होता है। सिवाय सिर्फ इस वजह के फलाने जो है तो फलाने धर्म का है तो उसको तुम वोट दे दो, ऐसा वोटिंग यहाँ नहीं होता। मानते कि 2019 में पब्लिक का प्यार कम हो गया ममता बनर्जी की तरफ, जो बीजेपी को लोकसभा में इतनी बढ़त मिली? 2019 में दो बड़ी पार्टी कांग्रेस और सीपीएम, उनका वोट जो है बीजेपी को चला गया। ये हुआ है 2019 में, और ये आंकड़ा आपको सीधा आंकड़ा बता देगा। ठीक है, आशिका का रुख करना पड़ेगा मुझे। बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, बंगाल के कलकत्ता से आ रही है। आशिका, खबर क्या है? क्या बंगाल कैबिनेट में विद्रोह हो गया है? बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी ममता के करीबी मंत्री हैं, बड़ा नाम है यहाँ पर। 1 साल लगभग हो गए कैबिनेट की बैठक में नहीं गए हैं। अब एक के बाद एक वो रैलीज कर रहे हैं जहां पर न ममता की फोटो होती है पोस्टर पे, न पार्टी का झंडा होता है उनके समर्थन पे। जिलों में अभी तक पोस्टर मिल रहे थे, अब कोलकाता में भी उनके समर्थन में पोस्टर मिले हैं, जिस पर जो है अभिषेक बैनर्जी पर कह सकते हैं कि बिना नाम लिए उन पर हमला किया गया है। ये कहा गया है कि सुरक्षा के घेरे में रहने वाले गद्दी चाहते हैं। लेकिन अब बंगाल में असली सूरज, असली सवेरा जो है वो शुभेंदु अधिकारी ही लाएंगे। तो शुभेंदु खुद को जो है बीजेपी में उनके जाने की अटकलें लगती रही हैं। हालांकि ये इसका मतलब क्या है? एक और मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक और बात लिखी है उनके पोस्टर्स में, मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंकना होगा। इसका क्या मतलब है आशिका, क्विकली? बिल्कुल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि विद्रोह करिए और आपके जो लोग हैं वो आपके साथ होंगे। कहीं ना कहीं ये साफ संकेत है कि बीजेपी की ओर कूच कीजिए। ओके, और तीसरी बड़ी बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या ये वही मंत्री हैं ममता कैबिनेट के जिनकी रैलियों में जय श्री राम, जय सिया राम के नारे लगाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इनके जो मंच पर कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी की फोटो भी थी। हालांकि उनका जन्मदिन था तो वो माल्यार्पण उन्होंने किया, पर ममता की फोटो कहीं भी नहीं थी। तृणमूल का झंडा नहीं था, अपना ही नया झंडा, 7 रंगों का झंडा इन्होंने बना लिया है, जिसको लगा करके बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। कहते हैं मेगा शो करूंगा, बड़ी बात कहूंगा। हालांकि ये भी बयान दिया है कि मैं अब भी टीएमसी में हूं, लेकिन जो नाराजगी है, जो विद्रोह है, वो बिल्कुल साफ सामने है। अमीश जी, सुरक्षा घेरे वाले गद्दी चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी ममता कैबिनेट में पिछले 1 साल से गए नहीं है, और हमारी जानकारी के मुताबिक उनको कई बार फोन करने की और टीएमसी ने कोशिश करी है कि वो कैबिनेट में आए। सरकार की तरफ से बोला गया कि आप कैबिनेट में आए, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। शुभेंदु अधिकारी बड़े मंत्री है, राइट हैंड है। आपको ध्यान होगा जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी खड़ी थी तो शुभेंदु अधिकारी उनके साथ होते थे। अगर शुभेंदु अधिकारी ने विद्रोह कर दिया है तो यह बड़ा झटका है। यह बंगाल कैबिनेट में पहला विद्रोह माना जा सकता है, ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली, जिस तरह से जानकारी मिल रही है। और अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन पर बड़ा प्रहार किया है। इशारों में सुरक्षा घेरे वाले अब गद्दी चाहते हैं, और भी बहुत बातें लिखी गई है। मैं लगातार
आपको बता रहा हूं, बंगाल की सियासत में तूफान खड़ा हुआ है जो इस समय भारत में दिखाई दे रहा है। बंगाल की सियासत के अंदर बीजेपी नारा दे रही है, चलो पलटाई, यानी इस बार पलटा दो ममता बनर्जी की सरकार को। लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी फैक्टर है, जो कि ओवैसी ने खुला ऑफर दिया ममता बनर्जी को साथ आए। और अभी कुछ देर पहले टीएमसी के जो आइडियोलॉग है उन्होंने बोला कि लाइक माइंडेड पार्टीज अगर साथ आती हैं तो इसमें हर्ज क्या है, यानी मुसलमान वोट बंटना नहीं चाहिए, ऐसा टीएमसी को भी लग रहा है। और मेरी सूत्रों के हिसाब से जानकारी है, टीएमसी का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि मुसलमान वोट ना अगर नहीं बटा तो बीजेपी को हम हरा देंगे हर हाल के अंदर, क्योंकि हिंदू वोट जात पे डिवाइड हो जाता है। बीच जो थिंक टैंक है खास तौर पर ममता बनर्जी का और पश्चिम बंगाल टीएमसी का, उसका क्लियर कट मानना है कि अगर मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हुआ तो फिर पलटाना इनके लिए मुश्किल होगा। मैं क्विकली रुक करता हूं संगीत रागी का। संगीत रागी, 40 सेकंड, दिस इज अ बिग डेवलपमेंट हैपनिंग इन बंगाल राइट नाउ, लेकिन दूसरी तरफ काउंटर स्ट्रैटेजी भी बन रही है, क्विकली। देखिए अमीश जी, बंगाल की राजनीति में ममता से तृणमूल के अंदर भी बहुत सारे लोग नाराज हैं, उनकी मुस्लिम परस्ती से बहुत लोग नाराज हैं। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम 27 से 33% की जनसंख्या है, ऐसे तो 2011 के आंकड़े के अनुसार 27% है, लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया, आप ये मान कर के चलिए कि 130-35 ऐसे सीट हैं जहां पर मुसलमान वोट जो है वो बड़ा निर्णायक साबित होने वाला है, हमेशा 130 के आसपास। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि ये जो ओवैसी फैक्टर के बारे में जो आज हम चर्चा ऑफर है कि अगर आप साथ आते हैं, ममता बनर्जी को उन्होंने ऑफर दिया कि आप साथ आइए, चार्ट करिए हमारे चुनाव। दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि लाइक टीएमसी के आइडियोलॉग यहां पर बैठे हुए हैं, थिंकर बैठे हुए हैं, तौसीफ खान, वो कह रहे हैं कि लाइक माइंडेड पार्टी अगर साथ आती है तो इसमें हर्ज क्या है, तो जायज बात है। देखिए अमीश जी, अभी ओवैसी ने पासा फेंका है। मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी उनके साथ आने के लिए तैयार होंगी, और ऐसे में ओवैसी जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे बंगाल की राजनीति में, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमानों का वोट लेकर के हम मुसलमानों का एक छत्र नेता हम सारे प्रदेशों में खड़े हो सकते हैं, मुस्लिम राजनीति के वो ध्रुवीकरण के वो सूत्रधार हो सकते हैं। ये आपकी बात तब सही होती जब ओवैसी ने ऑफर ना दिया होता। अब तो इस समय जो जानकारी है वो यही है। देखिए, जो ममता बनर्जी की जो राजनीति जानते हैं, ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेंगे कि वो ओवैसी के हाथों में बंगाल की राजनीति को गिरवी रख दें। ये आपका मत हो सकता है, ममता बनर्जी के हाथ। लेकिन देखिए टीएमसी ने भी प्लानिंग शुरू कर दी है, एआईएमएम के दर्जनों कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए हैं बंगाल के अंदर, यानी झटका दिया है ओवैसी की पार्टी को भी ममता बनर्जी ने। वो कहीं ना कहीं उनका संगठन वहां तोड़ना चाहती है। मैं सीधा रुक करता हूं असीम वकार का। असीम वकार, कांग्रेस बड़ी परेशान है आपसे, कांग्रेस हालांकि अपनी अंतरकला से भी परेशान है, लेकिन आपसे बड़ी परेशान है कि आप बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। दूसरा, ममता बनर्जी को आप लोग ऑफर दे रहे हैं कि आप उनके साथ आ जाएं। ममता बनर्जी के भी एक बड़ा वर्ग उनकी पार्टी में भी चाहता है कि वो आपके साथ चली जाए या फिर आप उनके साथ आ जाए, जिससे मुसलमान वोट बटे ना। देखिए, ममता बनर्जी का जो बड़ा दल है या बड़ा धड़ा है वो क्या चाहता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से इस तरह का कोई ऑफर नहीं। असद साहब ने बहुत साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि हम बंगाल आ रहे हैं, मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, दिनाजपुर भी जाएंगे, हावड़ा भी जाएंगे, 24 परगना भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। लेकिन सुनिए सर, मुझे बोलने बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन आपने बोला कि हमारा कोई ऑफर नहीं है। लेकिन आज के अखबारों में जो खबर है वो ये है, असाउद्दीन ओवैसी ने ममता के से साथ चुनाव लड़ने को कहा। ओवैसी ने कहा बीजेपी को हराने में ममता की मदद करेंगे। सर कहां है, किसने कहा आपसे? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। जब मैंने आपकी बात काट दी, बात खत्म हो गई। जब मैंने आपकी बात काट दी एज ए स्पोक पर्सन, तो बात खत्म हो गई। हमने कोई ऑफर नहीं दिया है, ना हम साथ जा रहे हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी सारे फैसले ओवैसी साहब को लेना है। कितनी सीट पे लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये हमारी जो लोकल की बॉडीज हैं, हमको बैठकर उनके साथ असद साहब बैठेंगे, बात करेंगे।
पूरी समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद उनको पूरी रिपोर्ट दी गई है, दोबारा फिर दी जाएगी, उसके बाद जो मतलब फैसला होगा वो आप असर बिहार साफ में भी कांग्रेस को परेशान करेंगे? सर मुझे बोलने तो दीजिए सर, आप दिन भर बोलते हैं सर, 5 मिनट हम लोग को दे आप दिया बात अपनी रखिए ना, आपसे सवाल ही तो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। सर बंगाल में हम चुनाव लड़ेंगे, आप परेशान ना होइए सर। हमसे कांग्रेस परेशान है, हमसे बीजेपी परेशान है, हमसे टीएमसी परेशान है, हमसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी परेशान है, सब परेशान है हमसे, और न्यूज 18 भी परेशान है, अमीश देवगन जी भी परेशान है। सब इतने खराब लोग हम नहीं हैं। अरे अरे इतने खराब लोग हम अरे नहीं हैं, अरे सर। अरे अरे असीम सर, वकार अच्छे लोग हैं साहब, हम तो आपको सर, बुला अच्छे रहे हैं, हम लोग हैं, आपसे कहाँ परेशान है? परेशानी को हाँ, कोई सर, सामने अच्छे थोड़ी लोग बिठाते हैं, परेशानी को थोड़ी कोई हाँ, बुलाता है। सर हम तो आपकी सुनिए बात सुनते हैं, लेकिन आपको बी टीम बोल देते हैं ये सब लोग। सर इनके बी टीम बोलने से अभी मैं तौसीफ को सुन रहा था। अब मैं पर्सनल किसी के खिलाफ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। मुझे बहुत अफसोस है कि बेचारे ना तो अपने को टीएमसी लीडर लिख पा रहे हैं, ना टीएमसी वर्कर लिख पा रहे हैं। अब समर्थक से मैं क्या बोलूं बेचारे से। वो हमको बता रहे हैं बीजेपी की बी टीम, और सुधांशु जी से हाँ में हाँ मिलवा रहे थे। अब एक बार मैं जरा सुधांशु जी से हाँ में हाँ मिलवा दूं। सुधांशु जी, क्या ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ 2 बार सरकार में केंद्र में नहीं रही? क्या सुधांशु जी इस बात से इनकार करेंगे? और तौसीफ जी, कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जब कैबिनेट में थी, मिनिस्टर थी, रेलवे मिनिस्टर थी, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि दोबारा में जब ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया तो उसके बाद इनके लोग बीजेपी में मंत्री बने? क्या इस बात को आप सब इनकार कर देंगे कि टीएमसी ममता बनर्जी 2 बार पहले भी बीजेपी के साथ जा चुकी है? इस बात की गारंटी है कि वो आगे भी मौका मिलने पर बीजेपी के साथ ही जाएंगी। सर हम अकेले ऐसे बैठे हैं, हमारे सदर ऐसे हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऐसे हैं कि जिनका ये गारंटी है इस बात की कि ना कभी पहले बीजेपी के साथ गए और ना आगे जाएंगे। आपकी तो गारंटी है कि आप जा चुके हैं सर। ओवैसी साहब भी तो कांग्रेस के साथ रह चुके हैं, सरकार बचाई थी ओवैसी साहब ने कांग्रेस की। अब नहीं है। अब ये बात सर उनसे पूछिए जाकर, राहुल गांधी से। अब तो हम नहीं उनके साथ। जी ओके, सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं अब हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, आप ममता के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए हम ये बात बता रहे हैं, ममता बनर्जी जी जब हमारे साथ थी ना वकार साहब, तब वो ममता बनर्जी थी जो इस बात को लेकर आंदोलन करती थी। अरे तौसीफ को सुनाइए भाई, टीएमसी समर्थक को सुनाइए, मुझे नहीं सुनाइए। बात मुझे पता है, बंगाल के लोगों को सुनाइए। अरे सुनिए जनाब, मैं बता रहा हूँ दोनों ही लोगों को, दोनों ही बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना, मेरे सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा वाले। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए ममता बनर्जी तब वो ममता बनर्जी थी जो इस बात के लिए धरना देती थी कि बांग्लादेशियों को यहां से निकालो, जो इस बात को लेकर देश की संसद में इतना आक्रोशित हो जाती थी कि लोकसभा स्पीकर पे फाइल फेंक देती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या इतनी भयानक है। और जब वो ममता बनर्जी वो हो गई कि मैं देखती हूं कौन आके बांग्लादेशियों को हाथ लगाता है, तब फिर वो आपके साथ सुर मिलाने वाली हो गई। आप लोगों का तो गजब का सुरताल है, रोहिंग्या पे एक साथ, बांग्लादेशी घुसपैठ पे एक साथ, धारा 370 पे एक साथ, ट्रिपल तलाक पे एक साथ, श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे के ऊपर एक साथ, सारे मुद्दों पे एक साथ हैं। इस कदर सुर मिले हुए हैं। कह रहे हैं हम तो मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूं कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो बयान दिया था, वो भर्त्सनायोग निंदनीय बयान दिया था 15 मिनट वाला, तब तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार में थे आंध्र प्रदेश में। जनाब आप चला चुके हैं, आप तो इनके साथ भी जब तस्लीमा नसरीन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस उखाड़ने गए थे तो एमआईएम के विधायक भी थे और कांग्रेस के विधायक भी थे। आपका सुरताल खूब मिला हुआ है सत्ता से लेके और वोट बैंक की राजनीति तक। असीम वकार सर इन्हीं ने कहा कि हमारे साथ, लेकिन जब अभी ट्रिपल तलाक का बिल आया तो ट्रिपल तलाक के बिल के अगेंस्ट जब वोटिंग हुई तो असद साहब ने तो सरकार के खिलाफ वोट दिया और ट्रिपल तलाक के खिलाफ सिर्फ 2 वोट पड़े। तो टीएमसी के तो इतने 18 सांसद थे, उन्होंने तो आपके खिलाफ वोट नहीं दिया। अगर दिया होता तो 18 तो 20 होते। ट्रिपल तलाक पर उन्होंने वोट आपके खिलाफ ना देकर यह साबित किया है कि वो बीजेपी के साथ थी, मुसलमानों के विरोध में थी। एनआरसी पर जब अभी डिटेंशन सेंटर बनाने की बात आई तो ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो मुसलमानों की आंखों में धूल झोंक रही है, और सबसे ज्यादा अगर डिटेंशन सेंटर के काम कहीं चल रहे हैं तो वो बंगाल में चल रहे थे। सबसे ज्यादा अगर कोई जेल बना रहा है एनआरसी वालों के लिए तो तौसीफ खान कुछ कहना चाह रहे हैं।
मैं एक वाक्य कहूंगा। ओके, सुधांशु बोलिए, सुधांशु बोलिए आप। सुन लीजिए एक सर। वाक्य तौसीफ जी उसके बाद बोले। देखिए जो वकार साहब कह रहे हैं, तौसीफ जी को जवाब देना है कि मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन से ज्यादा मुसलमानों की झंडा बरदार और खैर बरदार तृणमूल कांग्रेस है या नहीं? नहीं है सर, दोनों में कम नहीं है। मुसलमानों की खैर को जवाब देना हो। मुसलमानों के खैर ख्वाह सिर्फ मुसलमानों खैर ख्वाह टीएमसी नहीं है, नहीं है टीएमसी सर, नहीं है टीएमसी, नहीं है सर। ओके ओके, तौसीफ का आचार्य प्रमोद कृष्ण में इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। तौसीफ जी को जवाब देना होगा। वकार साहब तौसीफ आप जवाब दीजिए, फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण के पास जाता हूं मैं। देखिए सीधा सा बात है कि अभी लोगों जो पॉलिटिकल प्रवक्ता जो भी थे दो, वो उनका ध्यान सिर्फ इस बात पे है। जी असीम वकार साहब मैं जानता हूँ उन्हें, और त्रिवेदी जी, तो इनका ध्यान है इलेक्शन जीतना। 2021 है, इलेक्शन जीतना। मैं आपको बात बताऊं, इलेक्शन आदमी किस लिए जीतता है? सरकार बनाने के लिए। सरकार किस लिए बनाता है? ताकि उस देश को, उस राज्य के लोगों की सहायता हो सके, उन्नति हो सके, डेवलपमेंट हो सके। क्या आज कोई डेवलपमेंट का बात कर रहा है? जहां देख लीजिए तो हिंदू है और मुसलमान है, हिंदू का इतना प्रतिशत है, मुसलमान का इतना प्रतिशत है। काम का कोई बात ही नहीं कहता। काम का कहां कोई बात करता है? आप इसकी इनकार करेंगे? काम की कोई बात क्यों नहीं करता? आज देखिए कि बीजेपी पावर में है। आप लिख के मुसलमानों को गारंटी देंगे इस बात की? ममता बनर्जी मुसलमानों के साथ धोखा नहीं करेंगी, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी? आप गारंटी देंगे इस बात की स्टाम्प पे लिख? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे गारंटी देने से तो कुछ नहीं होता। यहाँ की जो जनता है वो जानती है। यहाँ की जनता यहाँ के नेता को ज्यादा जानती है बजाय के बाहर के कोई नेता हो। आप स्टाम्प पे लिख के देंगे, 100 रुपए के स्टाम्प पे आप लिख के देंगे ये बात बंगाल के मुसलमानों को कि पिछली 2 बार ममता बनर्जी बीजेपी के साथ गई है, अब नहीं जाएंगी? ये आप स्टाम्प पे लिख के देंगे? देखिए ये इस सवाल का जवाब मुझसे नहीं पूछना चाहिए। इस सवाल का जवाब जनता से आपको जवाब देगी कि जनता क्या चाहती है। जनता वही चाहती है। फिर यहाँ पर टीएमसी की तरफ से यानी आपके दिल में शक है, यानी इस बात को आप भी जानते हैं। मैं आपके कहने पे, या आपने कबूल कर लिया कि आपके दिल में शक कहने पे आऊंगा, बीजेपी के साथ ममता जाएंगी। मैं आपसे, आपने अच्छा आप शांति रखिए। देखिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि यहाँ की जो पॉलिटिकल कल्चर है वो ऐसी कल्चर है कि किसी के धर्म को देख करके वोटिंग नहीं करती। वो देखती है कि यहाँ पे हमारे पास नेता अवेलेबल कौन है, काम कौन करता है। ज्ञान की बातें कर रहे हो कि यहाँ पर ममता बीजेपी करती है ना वहां पर धर्म को देखकर वोट मांगे जाते हैं। धर्म के नाम पे वोट मांगती है। आचार्य प्रमोद कृष्ण का मुझे रुक करना पड़ेगा, काफी देर से इंतजार करें। आचार्य जी, वोट बीजेपी ने स्टार्ट किया। आचार्य जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे पता है आप कल की धाम में भक्ति में लीन है। आचार्य जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप ही को सुन रहा हूँ आधे घंटे से अमीर जी। जी मैं जानता हूँ कि आपके मन में तो थोड़ी पीड़ा भी हो रही होगी कि ये सब बंगाल की बात कर रहे हैं, हम तो बिहार से नहीं निकल पाए अभी तक। और आपके मन में तो ये भी होगा कि हमारी तो पार्टी में ही अभी आपस में वर्सेस हो रहा है कि, और यहाँ पर तौसीफ खान और असीम वकार साथ आएंगे नहीं आएंगे उसकी बात कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी तो बंगाल की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ बंगाल में आप कहाँ खड़े हैं? आप लेफ्ट के साथ जाना चाहते हैं? लेफ्ट के कुछ नेता कह रहे हैं कि ये यूपी में जो अखिलेश यादव का हाल करके आए हैं, बिहार में तो तेजस्वी यादव का हाल करके आए हैं, हमारा तो ऑलरेडी हाल बेहाल है, हमें कहां ले जाएंगे? बेसमेंट में ना ले जाएं अभी? देखिए अमित जी, बहुत देर से मैं सुन रहा था, मुझे भी थोड़ा सा वक्त देते हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे आप बहस को बड़े करीने से ऐसी तय करा रहे हैं कि जिस तरह मंथन कांग्रेस में हो रहा है उसमें से विष भी निकलने की उम्मीद है, अमृत भी निकलने की उम्मीद है। तो आपके कांग्रेस मेरा मुद्दा नहीं है, अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा। मेरा मुद्दा तो बंगाल है। पता नहीं कांग्रेस बंगाल में जितनी आप उतनी बात कर लीजिए। तो अमीश देवगन जी, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि ओवैसी जी की जो पार्टी है उसका और बीजेपी का रिश्ता, मैं ये नहीं कह रहा ओवैसी जी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं ये बात, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा
कि सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूँ, सुधांशु जी का और ओवैसी जी की पार्टी का जो रिश्ता है वो ये है, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है जी। तो दूसरी बात ये है कि ओवैसी जी की पार्टी ये ममता बनर्जी को और कांग्रेस को हिंदू पार्टी सिद्ध करना चाहती है, और बीजेपी ममता बनर्जी को और कांग्रेस को मुसलमान सिद्ध करना चाहती है। अब सवाल इस बात का है कि अभी ये बात हो रही थी कि साहब मुसलमान हिंदू, ममता बनर्जी हिंदू नहीं है क्या? सुधांशु जी बताएं, वो तो ब्राह्मण कन्या है। ममता बनर्जी अगर हिंदू नहीं है तो आप बता दीजिएगा, वो मुसलमान है तो बता दीजिएगा। दूसरी बात, आचार्य जी, तो कांग्रेस का अलायंस ममता बनर्जी के साथ हो रहा है, लेफ्ट के साथ हो रहा है। आप ममता के लिए बैटिंग कर रहे हैं, आप लेफ्ट के साथ बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं हालात का तस्करा कर रहा हूँ। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, आप बैटिंग करने की, आपकी पार्टी बैटिंग करने की स्थिति में ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मौका मिलेगा तो किसकी तरफ से बैटिंग करेंगे, ममता या लेफ्ट? देखिए, लेफ्ट जो विचारधारा है, वामपंथी विचार, अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस बिहार में गई तो उनका पत्ता साफ हो गया, यूपी में गई अखिलेश का पत्ता साफ हो गया, बंगाल में जाएगी लेफ्ट का पत्ता साफ। भाई लेफ्ट इतना पावरफुल शनि ग्रह है कि जो उससे मिलेगा वो उसी का साफ कर देगा। लेफ्ट का पत्ता कोई साफ नहीं कर सकता, लेफ्ट जिससे मिलेगा उसी को साफ कर देगा। तो लेकिन तो आप लोग तो लेफ्ट के साथ ही जा रहे हो, तो आप खुद को, क्योंकि आपका गठबंधन लेफ्ट के साथ हो रहा है वहां पर, आप कह रहे कांग्रेस और समाप्त हो जाएगी? नहीं, अगर मेरी बात पार्टी माने तो लेफ्ट के साथ नहीं जाना चाहिए उनको। चलिए, ये आपकी पार्टी का कंफ्यूजन है, ये आपकी पार्टी तय करे अपने फोरम पे। ओके, असीम वकार। हाँ। असीम वकार, अधीर रंजन चौधरी ने बोला है कि ओवैसी को लगाया है ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी वालों ने, और आचार्य जी ने जो बोला वो सुन ही लिया होगा आपने। नहीं, मैंने आचार्य जी की बात सुन ली, आचार्य जी ने कोई अच्छी बात नहीं बोली, और अधीर रंजन चौधरी साहब जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनको खुद का अपना मंथन करना पड़ेगा, और जैसे राहुल गांधी वैसे ही अधीर रंजन चौधरी, दोनों एक जैसे हैं साहब। अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है। नहीं, इसमें राहुल गांधी कहाँ से वकार साहब आगे? राहुल गांधी तो बहुत ही निहायत शरीफ इंसान है, सीधे सच्चे इंसान है, सही बात करते तो साहब क्या, अरे 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 सर, तो क्या अधीर रंजन चौधरी साहब खराब इंसान? अच्छा, मैं तो बकार साहब, मैं आपसे बस 10 सेकंड लूंगा। मैं ये चाहता हूं कि ओवैसी जी को पूरे देश में चुनाव लड़ाना चाहिए। जो पार्टियां ये कह रही हैं कि ओवैसी चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, अरे ये तो देश की जनता को फैसला करना है। और दूसरे, बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन कहाँ है? मुसलमानों के 3 सबसे चर्चित चेहरे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को क्या आप मुसलमान नहीं मानते? बीजेपी में है। शाहनवाज हुसैन को मुसलमान नहीं मानते? वो बीजेपी में है। अभी एक राज्यसभा का टिकट दिया है जफर इस्लाम साहब को, वो भी मुसलमान है। तो क्या जो ये मुसलमानों के इतने चर्चित चेहरे हैं, इन्हें मुसलमान नहीं मानते क्या? भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है क्या? क्यों सुधांशु जी? एक तरफ आप मुसलमानों को टिकट देते हैं, राज्यसभा देते हैं, दावा करते हैं। ठीक है, असीम वकार कुछ सुना रहे हैं, फिर मैं सुधांशु आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी भी कुछ कह रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ वकार साहब, हाँ बोलिए असीम वकार। ये डेमोक्रेसी है, अरे डेमोक्रेसी आचार्य जी, पूरे मुल्क में चुनाव। आचार्य जी, एक बार एक बहलिया था, वो तीतर बेच रहा था। उससे एक साहब ने पूछा ये तीतर कितने का? उन्होंने कहा 100 रुपए का। तो ये तीतर कितने का? ये 100 रुपए का। लेकिन एक तीतर पिंजरे में रखा था, तो लोगों ने कहा ये वाला तीतर कितने का? उसने कहा ये 5000 रुपए का। तो उन्होंने कहा साहब ये तीतर 5000 का और ये बाकी तीतर 100 रुपए के, तो तुम ये इतना क्यों बेच रहे हो? ये भी तो तीतर ही है, इन्हीं की तीतर जैसा दिख रहा है, ऐसे ही बोलता भी है। तो उसने कहा साहब ये तीतर जो है, ये जब तीतर जो है बाकी तीतरों को फंसाता है, जब हम इस तीतर को लाके रखते हैं तो ये तीतर जैसी आवाज निकालता है, और तीतर जो बाकी उड़ रहे होते हैं जंगल के, उन तीतरों को अपनी तरफ बुलाकर जाल में फंसा देता है, और हम बाकी तीतर पकड़ लेते हैं और उन तीतरों को 100 रुपए में बेच डालते हैं। ये मेरा पालतू तीतर है। तो ये जो 3 नेताओं के आपने नाम लिए थे, ये 5000 वाले तीतर हैं सर। सुधांशु त्रिवेदी। अच्छा, ठीक है ना सर? अच्छा बकार साहब, ये तो बताओ, ये तो सर तीतर है। बकार साहब ये तो बताओ, ये तो तीतर है, बटेर कौन है? नहीं सुनिए, देखिए अभी आचार्य जी ने 3 हमारे मुस्लिम सांसदों के नाम लिए। अरे आचार्य जी, ये तो बहुत छोटी चीज है। पूरी दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं। पूरे आलमे इस्लाम में अगर सबसे बड़ा कोई साइंसदान पैदा हुआ तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब हमारी सरकार ने उनको राष्ट्रपति बनाया, पर मेरे दिल में कोफ्त होता है कि 2007 जब डॉक्टर कलाम को दोबारा राष्ट्रपति का पद देने की बात थी, तो सारे सेक्युलरिज्म के सूरमा उनके खिलाफ खड़े थे। मगर 2007 का ही साल था
जब अफजल गुरु को फांसी न दी जाए, ये सारे सेक्युलरिज्म के सूरमा उनके साथ खड़े। कितने अफसोसनाक बात है कि डॉक्टर कलाम जैसे महान व्यक्ति को दोबारा राष्ट्रपति का पद न मिले, इसके साथ है, और अफजल गुरु जैसे देश लेकिन सदा न मिले उसके साथ है। अब मैं तीतर की बात सुनिए, ठीक है सुधांशु, अब मैं बता देता हूं। आचार्य जी हमारा पूरी बात कर ये है, तब आप जवाब दे अफजल दीजिएगा। गुरु को और कसाब को हमने फांसी पे लटकाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राज में अफजल गुरु को फांसी दी गई और कसाब को फांसी दी गई, और आपकी सरकार जब थी तो आतंकवादियों को छोड़ने आप कंधार गए, फिर भी आप देशभक्त होने का दावा करते हो, कांग्रेस को मैं बताता हूं क्यों। यही दुर्भाग्य है। अफजल गुरु के मुसलमानों को राज्यसभा आप दो और आप हिंदू पार्टी हैं, मैं बताता रहा हूं, सुनिए आप तो हिंदू पार्टी हैं, और ममता बनर्जी आचार्य जी सुधांशु त्रिवेदी को सुन लीजिए। आचार्य जी सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए 40 सेकंड। अब मैं आपको बात बताता हूं, इसलिए कि अफजल गुरु के पक्ष में सैफुद्दीन सोज लिखते हैं, आपके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष। अफजल गुरु के पक्ष में शशि थरूर लिखते हैं, अफजल गुरु के पक्ष में मणिशंकर अय्यर लिखते हैं। आतंकवादियों के लिए आंखों में आंसू आ जाते हैं सोनिया गांधी जी के, इसलिए देश की जनता समझती है। सुधांशु जी ये बताइए, आप हिंदू पार्टी हैं या मुस्लिम पार्टी हैं? चलिए आज बता दीजिएगा, आप हिंदू पार्टी हैं या मुस्लिम पार्टी हैं? हम हर भारतीय के साथ हैं, मगर हिंदुओं की पार्टी है या मुसलमानों की पार्टी है? चलिए बताइए, आज सबके सामने बताइएगा। अब मैं जवाब आप हिंदुओं की पार्टी है या मुसलमानों की पार्टी है? अब मैं आप तो हिंदुओं की पार्टी होने का दावा करते हैं, तो मुसलमानों को राज्यसभा क्यों देते हैं? अब मैं बोल लूं, अब मैं बोलता हूं। आचार्य जी, हम हर भारतीय की पार्टी, मगर आपकी पार्टी की 2014 की एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट जो हार का विश्लेषण करती है, वो ये कहती है कि हम मुस्लिमों की पार्टी नजर आने लगे थे इसलिए हारे। आपका प्रधानमंत्री कहता है मुस्लिमों का पहला हक संसाधनों पे होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वला योजना से लेके आयुष्मान भारत योजना से लेके मुद्रा योजना तक कहते हैं देश के, और वो बैंक को कहते हैं एक एससी, एक एसटी और एक महिला को जरूर लोन देना है। यानी पहला हक दलित का है, अनुसूचित जनजाति का है, महिला का है, गरीब का है, वंचित का है। आप क्या कहते हैं पहला हक मुसलमानों का है। अच्छा, अब यही बता रहा हूं, तीतर बटेर। पार्टी ममता बनर्जी को हिंदू मानती है नहीं मानती? तीतर बटेर क्या है? सुधांशु जी, एक पार्टी क्या ममता बनर्जी हिंदू है या नहीं? देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का कांग्रेस। दूसरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो कहती है कि सिर्फ मुस्लिम मौलवियों को वजीफा देंगे, न हिंदू पुजारी को, न जैन पुजारी को, न बौद्ध भिक्षु को, न क्रिश्चियन फादर को। मुसलमान नहीं मानते। अब सुनिए, और तीसरी पार्टी MIM, जिसका तो नाम ही है इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी जो मुसलमानों को एक करना है। तो सुनिए आचार्य जी, तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? सभी तीतर बने हुए भाई। किसी को एक चीज के लिए बहाना है, किसी को दो, और कुल है 3 तीतर, मगर नजर ऐसा आता है। ठीक है प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर आगी, 3 तीतर आपने एक्सेप्ट किया, 3 तीतर। ठीक है सुधांशु जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ममता बनर्जी को आप हिंदू मानते हैं या नहीं मानते? ठीक है ममता, ठीक है संगीत आगी, ममता बनर्जी हिंदू है। अरे सुनिए, ममता बनर्जी हिंदू है, और सुनिए मैं इसका उत्तर देता हूँ। तो हिंदू मानते हैं। आचार्य जी, ममता बनर्जी हिंदू है। नहीं आचार्य जी बड़े सवाल का जवाब आपको भी देना है। आचार्य जी और संगीत रागी को लेके आइए, आचार्य जी और संगीत रागी को लेके आइए। मुझसे सवाल करिएगा। आचार्य जी आपको मेरी आवाज अगर मिल रही है तो मेरा सवाल बहुत बड़ा है आपसे। मेरा सवाल ये है कि आपकी आवाज सुनाई देती है रोज। आचार्य जी चलिए, आपको एक ही आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन वहां गुलाम नबी आजाद की कोई आवाज नहीं सुन रहा, वो कपिल सिब्बल की तो कोई नहीं सुन रहा, उनकी भी सुनिए आवाज। लेकिन आचार्य जी, मैं क्योंकि कांग्रेस बहस का विषय नहीं है, लेकिन बंगाल के अंदर आपकी रणनीति क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं लेफ्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, आपके नेता कह रहे हैं कि हम लेफ्ट के साथ जा रहे हैं, लेफ्ट के साथ आधिकारिक समझौता हो जाएगा, सिर्फ अब हायर लेवल पर बात हो नहीं है, निचले स्तर पर पूरी बात हो चुकी है। कहना क्या चाहते हैं? और आप यहां कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आपके नेता बिहार से लेकर दिल्ली तक, आपके लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ये ओवैसी जो है वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। बोलिए, पहली बात कौन सही है, कौन गलत है? कांग्रेस में ऑफिशियल स्टैंड किसका है? अब एलओपी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, नेताओं का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, तो किसका ऑफिशियल स्टैंड है? देखिए अमीश जी सिंपल अपनी बात लिख रहे हैं, गुलाम नबी आजाद कह रहे 5 स्टार कल्चर, वो अपनी बात लिख रहे हैं। और पूरे देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
आज भी है और भविष्य में भी बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बंगाल का सवाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर अगर मेरी सलाह कोई माने तो कांग्रेस को ममता बनर्जी और ओवैसी की पार्टी सब के साथ मिलकर के और बीजेपी से सबको एक ज्वाइंट फ्रंट खोलना चाहिए। सवाल खोला तो था मुसलमान का आपने, नहीं है, सवाल आइडियोलॉजी का है। खोला तो था आपने ज्वाइंट फ्रंट है जो बीजेपी की वो है, कर्नाटका में आपने ज्वाइंट फ्रंट तो खोला था। 3 दल एक तरफ 40 वाले को आपने सीएम बना दिया। महाराष्ट्र में आपने ज्वाइंट फ्रंट खोला तो है, वो 40 सीटों वाले विधायकों, जो 40 सीटें जिनके विधायक हैं, उद्धव ठाकरे को आपने सीएम बना दिया। खोला तो वो फ्रंट कर्नाटक में फेल हो गया। और कपिल सिब्बल अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं कि कांग्रेस तो विकल्प ही नहीं है लोगों के बीच में। मुझे आप बताओ ना, अभी आप कह रहे थे कि ममता बनर्जी, अभी ओवैसी साहब के जो प्रवक्ता हैं वकार साहब, वो कह रहे थे ममता बनर्जी बीजेपी के साथ मिलके मिनिस्टर रही है उनकी हुकूमत में और सुधांशु जी ने उसको इनरोल किया। अब सवाल इस बात का है कि जब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ होती है तो वो हिंदू हो जाती हैं और जब ममता बनर्जी उनके साथ नहीं होती है, पॉइंट ये नहीं है, इस पर मैं बहस कर चुका हूँ, ये पॉइंट नहीं है। ओके प्रोफेसर रागी को आने दीजिए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, कांग्रेस ही विकल्प है बीजेपी का नेशनली, और सबको ज्वाइंटली आ जाना चाहिए बीजेपी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। ओके क्विकली, ठीक है, कहां जा रहा है? कांग्रेस छतरी बनना चाहती है। ओके प्रोफेसर रागी, देन असीम वकार। ममता बनर्जी को हिंदू नहीं मानते? ममता बनर्जी ने बोला तो सही। अमीश जी, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद ने बोला ममता बनर्जी हिंदू है, वो डिबेट तो खत्म हो गई ना सर। डिस्कशन हो रहा है, किसने बोला वो हिंदू नहीं है? ठीक नहीं है कि मुसलमान किसे वोट देंगे, हिंदू किसे वोट देंगे? तो यही तो होता है, यहाँ मुसलमान है। अच्छा MY फैक्टर से आप बिहार में चुनाव लड़ो, मुस्लिम यादव समीकरण से चुनाव लड़ो तो वो सही है। मुस्लिम यादव समीकरण में सपा समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े और आप चुनाव लड़ो तो वो सही है। ओवैसी चुनाव लड़ रहे तो वो गलत हो रहा है, ये तो नहीं होता ना सर। ओके, सियासत आइडियोलॉजी के नाम पे होनी चाहिए, तो आइडियोलॉजी के नाम पे तो कांग्रेस की, ठीक है। ओके सुधांशु, अमीश जी, यानी कि ओवैसी का मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन जो है वो प्रमोद कृष्णन जी को मान्य है, वो सेकुलर है। मुसलमानों का पोलराइजेशन हो वो सेकुलर वोट है। यदि मुसलमानों का पोलराइजेशन में टूट हो तो वो सेकुलर वोटों का टूट हो जाता है। और हैरानी की बात है कि जो व्यक्ति देश विरोधी बातें करता है उसके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन करने के लिए बंगाल में तैयार है। दूसरी बात, प्रमोद कृष्णन जी का यह कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 3 सांसद हैं या 3 जो बड़े चेहरे हैं मुसलमानों के, अरे यही बात सुनिए आचार्य जी सुन लीजिए। आचार्य जी काफी देर के बाद बोल रहे हैं, आचार्य जी नहीं, रागी जी ने कहा कि मैं ओवैसी साहब की पार्टी को मैं उनके पोलराइजेशन को मैं इनरोल कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आपने डिनाई कर दिया। प्रोफेसर रागी वो कह रहे हैं कांग्रेस की छतरी के नीचे सबको आना चाहिए। तो सही, प्रोफेसर रागी उनका पॉइंट है कांग्रेस की छतरी के नीचे सबको आना चाहिए। आचार्य जी अभी आपने ही बताया कि ममता बनर्जी, असदुद्दीन की पार्टी और कांग्रेस तीनों को एक साथ विचारधारा के नाम पे आनी चाहिए। हाँ, मैंने धर्म के नाम पे नहीं कहा, विचारधारा, मैंने धर्म के नाम पे एक होने को नहीं कहा। विचारधारा जिसके पाकिस्तानी विचारधारा मानता हूँ, दोनों को साथ आने चाहिए। दूसरी बात सुन लीजिए, मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के साथ काम करने वाले मुस्लिम नेताओं को वो भी मान करके चलती थी कि वो भाड़े के टट्टू हैं। तो आज भी जो है वो ये असदुद्दीन जी की पार्टी जो है वो भारतीय जो राष्ट्रीय मुसलमान है उसके बारे में वो वही बात कहते हैं। ठीक है, मैं असीम वकार, ठीक है प्रोफेसर रागी, तीसरी बात कांग्रेस, ममता बनर्जी के लिए आप कहती हैं प्रियंका गांधी क्या हिंदू है क्या? प्रियंका गांधी हिंदू है क्या? विषय नहीं है कौन हिंदू है कौन मुसलमान। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हिंदू है क्या? जब महबूबा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हिंदू है क्या जिनके आप सलाहकार हैं? वक्त हो जाती है देश। ओके, असीम वकार को लेके आइए स्क्रीन पे, एक सेकंड में, बहुत हल्ला मच रहा है, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। असीम वकार, कांग्रेस की छतरी के नीचे आपको टीएमसी को आ जाना चाहिए जिससे बीजेपी को हराया जा सके और देश भर में ही ऐसा होना चाहिए।
देखिए, ये आचार्य जी टू के सपोर्ट अपने सेकुलर विचार, फैब्रिक। नहीं, ये आचार्य जी के अपने विचार। नहीं, ये कौन सा सवाल है सर? हमने तो साबित किया आजादी के बाद से आज तक हम लोग सेकुलर हैं और सेकुलर ही रहेंगे। ये तो आप पूरी दुनिया जानती है कि ओवैसी साहब और उनकी पार्टी सेकुलर थी, तो सेकुलर है कांग्रेस की और छतरी के नीचे सेकुलर ही आएंगे रहेगी। आप लोग? नहीं, ये आचार्य जी के अपने विचार हैं। आचार्य जी जो भी कहें वो अपनी पार्टी की तरफ से बैठे हैं। मैं उनकी पार्टी का कोई लीडर नहीं हूं, ना ही मैं उनको इंडोर्स कर सकता हूं, ना मैं समर्थन कर सकता हूं, ना वो जो दिल चाहे कहें। हमारी पार्टी का फैसला असद साहब लेंगे। असद साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो फैसला वो लेंगे वो हम सबको मान्य होगा, क्योंकि कांग्रेस का फैसला कांग्रेस वाले लेंगे, हमारी पार्टी का फैसला हमारे लीडर लेंगे। तौसीफ असद साहब पर छोड़ दीजिए। क्योंकि बंगाल के अंदर कांग्रेस की हैसियत सबको पता है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आप लोग सब साथ आए, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन कर रही है वहां पर। नहीं, देखिए, बंगाल की पॉलिटिकल सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी संगठन यहाँ पे तृणमूल है। तो जो बड़ी संगठन होती है उसके नीचे ही राज्य के लेवल पे, जब आप, ये तो कोई नेशनल इलेक्शन है नहीं, पार्लियामेंट का इलेक्शन है नहीं, ये स्टेट इलेक्शन है, बंगाल का इलेक्शन है। तो यहाँ पे जो सबसे टॉलेस्ट लीडर आज के डेट में है, सबसे बड़ा नेता, पॉइंट है कि कांग्रेस का अम्ब्रेला नहीं हो सकता बंगाल के अंदर, टीएमसी का अम्ब्रेला होगा, उसमें कांग्रेस को साथ जाना है तो चली जाए। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन वो टीएमसी लेना चाहेगी नहीं लेना चाहेगी वो उनके ऊपर। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ असीम वकार है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, संगीत रागी है, तौसीफ खान है। मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। त्रिवेदी साहब, अभी कांग्रेस ने बोला कि हमको टीएमसी को और ओवैसी साहब को उस छाते के नीचे आना चाहिए जिससे सब वोट एकजुट हो जाए और सेकुलर फोर्सेस एकजुट हो जाए। अगर, हालांकि कांग्रेस लेफ्ट के साथ अलायंस करने जा रही है, अगर यह अलायंस हो जाता है तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। देखिए, अभी आपने देखा जब आचार्य जी ने ऑफर किया कि हमारी छतरी के नीचे आ जाओ, वो पुराना गीत याद है ना जो बड़ा हिट हुआ था, मेरी छतरी के नीचे आ जा क्यों भीगे खड़ी खड़ी। मगर इनमें से कोई आने को तैयारी नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? उसे लग रहा छतरी में, छाता में कपड़ा तो है ही नहीं, हुड तो है ही नहीं, केवल डंडी है, तो वो छाता किसी को क्या देगा। और बड़ी गजब की बात मुझे लगी जब कांग्रेस पार्टी आज एमआईएम से गठबंधन के लिए तैयार है, सीपीआई एमएल से कर चुकी है, और अभी आचार्य जी ने बोला हिंदू हृदय सम्राट बन जाती भाजपा। अरे हिंदू हृदय सम्राट तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे। अगर आप स्वर्ग से बैठ के देखते होंगे, सोचते होंगे ये क्या हो गया भैया, ऐसी पार्टी से कर लिया जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ है और बंगाल में एमआईएम के साथ आने को तैयार है और बिहार में सीपीआई एमएल से कर लिया है। ये भैया छाता है या जिसने विचारधारा को पूरी छत विछत कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस छाते में कोई कपड़ा नहीं है, कोई हुड नहीं है, केवल हाथ में छड़ी या डंडी रह गई है। बहुत बात होती है, मैं असीम वकार का रुख करता हूं। असीम वकार, बार बार आइडियोलॉजी की बात होती है कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए, आइडियोलॉजिकल लड़ाई होनी चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं असीम वकार? 30 सेकंड। नहीं सर, मैं तो यहाँ पर इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ जी कि मेरे बैठने से पहले तौसीफ साहब हमको बीजेपी का एजेंट बता रहे थे जी, और जब मैंने बता दिया कि आप बीजेपी के साथ 2 बार एजेंटी कर चुके हैं, तो उसके बाद सर जबान नहीं खुलेगी सर। मतलब एजेंट बने आप, दोस्ती करें आप, गलवैया करें आप, प्यार मोहब्बत करें आप बीजेपी के साथ, और बी टीम आप तौसीफ को फाइनल वर्ड। अपने लोगों को कैसे समझाएंगे सर? तौसीफ फाइनल वर्ड। ममता बनर्जी कैसे यकीन दिलाएंगी? मैंने कहा तौसीफ, स्टाम्प पेपर पे आप लिख के दे दीजिए। मैंने बोला सुधांशु त्रिवेदी जी की बात को, सुधांशु त्रिवेदी जी की बात को मैंने रख करके कहा था कि दिल में इनकार और ज़बान पे इकरार। मैंने उन पे डायरेक्ट कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया। देखिए, 3 दिन पहले ही सौगतो रॉय जो तृणमूल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। समय फिलहाल इतनी इजाजत देता है, लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष है, क्योंकि छाते की बात हो रही है तो पॉलिटिकल छाता आपका अपना बड़ा होना चाहिए, बाकी सब लोग साथ में आ जाते हैं। पहले आप खुद को मजबूत करें, उसके बाद गठबंधन की बात करें। ये पॉलिटिक्स का पहला नियम है। शायद कांग्रेस और बाकी दल इसको समझ ही नहीं पा रहे, या ना समझ के भी समझना नहीं चाहते। नमस्कार।